हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए यूपीएससी सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। हम लोग यहां पर सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आपका जो है सी सेट 2019 का पेपर है, तो यहाँ पर इसका जो है पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आज भी आपकी स्टार्टिंग पैसेज से हो रही है, तो आज आपका परिच्छेद 1 है आनुवंशिक रूपांतरण यानी जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्रौद्योगिकी को व्यापक और सुविचार रूप से अपनाने के मार्ग में जो गतिरोध है वह है बौद्धिक संपदा अधिकार की व्यवस्था, जो ऐसी प्रौद्योगिकियों के लिए गैर सरकारी एकाधिकार सृजित करना चाहती हैं। यदि जीएम प्रौद्योगिकी यानी जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्रौद्योगिकी अधिकांशतः कंपनी चालित हो तो यह लाभ को अधिकतम करना चाहती है, और वह भी थोड़ी ही अवधि में। यही कारण है कि कंपनियां शाकनाशी, सहिष्णु और नाशक जीव प्रतिरोधी फसलों के लिए बड़े निवेश करती हैं। ऐसे गुणधर्म थोड़े समय के लिए ही बने रह पाते हैं, क्योंकि काफ़ी जल्दी ही नाशक जीव और खरपतवार विकसित होने लगेंगे और ऐसे प्रतिरोध पर काबू पा लेंगे। कंपनियों को यह अनुकूल ठहरता है। राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह बात उठाई थी कि आनुवांशिक रूपांतरण में प्राथमिकता ऐसे जीन के समावेशन को दी जानी चाहिए जो सूखा, लवणता और अन्य कष्टकर प्रभावों के लिए प्रतिरोध प्रदान करने में सहायक हों। तो पहला प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपर्युक्त परिच्छेद द्वारा दिया गया सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और निर्णायक संदेश है? पहला ऑप्शन है, लोक अनुसंधान संस्थाओं को जीएम प्रौद्योगिकी यानी जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्रौद्योगिकी में अग्रणी होना चाहिए और इस प्रौद्योगिकी की प्राथमिकताओं को तय करना चाहिए। विकासशील देशों को यह मुद्दा WTO में उठाना चाहिए और बौद्धिक संपदा अधिकारों का समापन सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर ये तो ऑप्शन अपने आप ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर WTO की तो कहीं चर्चा ही नहीं हुई है। WTO में मुद्दा उठाना चाहिए ये वाला, तो ये तो अपने आप निकल गया। अगला है, गैर सरकारी कंपनियों को भारत में कृषि व्यवसाय यानी एग्री बिजनेस करने, खासकर बीज का व्यापार करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि यहाँ पर अगर आप इस पैराग्राफ को देखें तो यहाँ पर यह कहीं नहीं कहा गया है कि जो गैर सरकारी कंपनियां हैं इनको भारत में कृषि व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तो ये तो पूरे पैराग्राफ में कहीं भी नहीं कहा गया है, तो ये आपका ये वाला भी गलत है। अगला है, वर्तमान भारतीय परिस्थितियां आनुवंशिकतः रूपांतरित फसलों की कृषि के पक्ष में नहीं है। देखिए, पूरे जो पैराग्राफ को देखेंगे तो पूरे पैराग्राफ को देखकर हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि जो भारतीय परिवेश है या भारतीय परिस्थितियां हैं वो रूपांतरित फसलों को उपजाने के फेवर में नहीं है। ये कहीं भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो आपका डी वाला भी गलत है। यहां पर अगर आप देखें तो परिच्छेद के अनुसार जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्रौद्योगिकी को व्यापक और सुविचारित रूप से अपनाने में जो गतिरोध है वह क्या है? वह बौद्धिक संपदा अधिकार की व्यवस्था, जो ऐसी प्रौद्योगिकी में गैर सरकारी का अधिकार सृजित करना चाहती है। तो यहाँ पर इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि लोक अनुसंधान संस्थाओं को, यानी खास करके जो लोक अनुसंधान संस्थाएं हैं, इनको जीएम प्रौद्योगिकी में अग्रणी होना चाहिए और इस प्रौद्योगिकी की प्राथमिकताओं को तय करना चाहिए, ताकि ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ना हो पाए। तो यहाँ पर आपका पहला वाला आपका कथन सही है, तो आंसर है आपका यहाँ पर ए। सेकंड वाला आपका कथन है, उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। यानी आपके सेकंड प्रश्न में कहा गया है कि इसके आधार पर कौन कौन सी पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहला है यहाँ पर, कृषि से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव के मुद्दे पर जीएम प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा समुचित विचार नहीं किया जा रहा है। अगला है, अंततोगत्वा जीएम प्रौद्योगिकी भूमंडलीय तापन के कारण उत्पन्न होने वाली कृषि समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगी। देखिए, यहाँ पर भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है। अगर आप पूरा पैराग्राफ देखें तो पूरे पैराग्राफ में कहीं भी ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा नहीं की गई है, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड वाला ऑप्शन आपका अपने आप निकल जाएगा। लेकिन अगर पहले वाले ऑप्शन को देखें तो आपको यहाँ पर ये लास्ट वाली लाइन तो याद होगी इसकी। इसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह बात उठाई थी कि आनुवांशिक रूपांतरण में प्राथमिकता ऐसे जीन के समावेशन को दी जानी चाहिए जो सूखा, लवणता और अन्य कष्टकर प्रभावों के लिए प्रतिरोध प्रदान करने में सहायक हों। यानी मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, यहाँ साफ साफ ये निकल कर आ रहा है यहाँ पर कि कृषि से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव के मुद्दे पर जो जीएम प्रौद्योगिकी है, इन पर समुचित यानी जीएम प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं, इन पर समुचित विचार नहीं कर रही हैं। तभी तो ये किसानों ने, ये किसान संघ जो आपकी राष्ट्रीय किसान आयोग है उसने ये बात कही है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी यही पूर्व धारणा है। तो आंसर है आपका सेकंड का ए वाला।
सेकंड परिच्छेद है अब आपका, अधिकांश आक्रामक जातियां इन्वेसिव स्पीसीज ना तो घोर रूप से सफल हैं ना ही अत्यंत नुकसानदेह हैं। ब्रिटेन के आक्रामक पादप ना तो व्यापक रूप से फैले हैं ना ही खास तेजी से फैलते हैं और अक्सर ब्रेकेन की तरह के प्रबल प्राकृत पादपों की अपेक्षा कम परेशान करने वाले हैं। नई जातियों का आगमन लगभग हमेशा ही किसी क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ा देता है। बहुत से मामलों में नवागंतुकों की बाढ़ किसी भी प्राकृत जाति को विलोपन की तरफ नहीं ले जाती। इसका एक कारण यह है कि आक्रामक पादप जो हैं प्रदूषित झीलों और उद्योगोत्तर व्यर्थ भूमि की तरह के विक्षुब्ध पर्यावासों को, जहां और कुछ भी जीवित नहीं रहता, उपनिवेशित करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जो आपके बाहरी पादप होते हैं या हम कह सकते हैं जो विदेशज पादप होते हैं वो कहाँ कहाँ पर उपज आते हैं, खास करके प्रदूषित झीलों के आसपास या जो उद्योग वाली जो व्यर्थ भूमि है वहाँ पर ये उगाते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है, इस पर उपनिवेशित करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। वे प्रकृति के अवसरवादी हैं। तो तीसरा प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला है, आक्रामक जातियों का उपयोग किसी देश के मरु क्षेत्रों और व्यर्थ भूमियों के पुनर्वासन के लिए किया जाना चाहिए। सेकंड, विदेशी पादपों के सन्निवेशन के विरुद्ध कानून अनावश्यक है। देखिए यहाँ पर कानून की तो बात हो ही नहीं रही है, तो ये तो अपने आप ऑप्शन निकल जाएगा। कभी कभी विदेशी पादपों के विरुद्ध मुहिम चलाना निरर्थक होता है। मुहिम की भी बात नहीं हुई है कि भाई विदेशी पादपों के विरुद्ध हमें जो मुहिम चलानी चाहिए और ये निरर्थक हो जाएगी, ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं कही गई है, तो आपका सी वाला ऑप्शन भी निकल जाएगा। डी है, विदेशी पादपों का उपयोग किसी देश की जैव विविधता बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये बात कही गई थी कि ये कई बार क्या होता है, जैव विविधता बढ़ाता भी है और कई बार क्या होता है, वहाँ मौजूद जो पहले से मौजूद जो पादप जाति हैं उनको नष्ट भी करता है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जैव विविधता बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग हम करें विदेशी पादपों का, ये जरूरी नहीं है। तो डी वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में जो अंतिम लाइन कही गई है कि ये कहाँ पर उगाते हैं, यानी आक्रामक पादप खास करके प्रदूषित झील हैं, उद्योग वाले जो व्यर्थ भूमियाँ हैं, यहाँ पर इनमें इन जगहों पर इनकी जो है उपनिवेशित करने की ओर प्रवृत्त होते हैं, यानी यहाँ पर ये उगाते हैं। तो कहने का मतलब ये निकलता है कि आक्रामक जातियों का उपयोग हम किसी देश के मरु क्षेत्र हैं, यानी कि जो ऐसे क्षेत्र जो उपयोग में नहीं है, मरुस्थल टाइप है या फिर व्यर्थ भूमि है, इनके पुनर्वासन के लिए यहाँ पर किया जाना चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आक्रामक जातियों का हम पुनर्वास मरु क्षेत्रों में या व्यर्थ भूमियों में कर सकते हैं, जैसा कि आपके पैराग्राफ के जो है अंतिम लाइन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन आपका सही है, तो तीसरे का आंसर होगा यहाँ पर ए। आपका अगला परिच्छेद है, भारतीय बच्चों में प्रवाहिका डायरिया से होने वाली मौतें मुख्यतः खाद्य और जल के संदूषित हो जाने के कारण होती हैं। कृषि में संदूषित भौम जल और असुरक्षित रसायनों का उपयोग, खाद्य पदार्थों का भंडारण और रखरखाव अस्वास्थ्यकर तरीकों से किए जाने से लेकर खाद्य पदार्थों के अस्वास्थ्यकर परिवेश में पकाए और वितरित किए जाने तक ऐसे असंख्य कारक हैं जिनके विनियम और मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। लोगों को मिलावट के बारे में और संगत प्राधिकारियों को शिकायत करने के तरीकों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। खाद्य संक्रामक रोगों की निगरानी करने में अनेक सरकारी अधिकरण शामिल हैं और निरीक्षण कर्मियों के अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, बोला गया है खाद्य संक्रामक रोगों की जो निगरानी है इनके करने में अनेक यहाँ पर सरकारी अधिकरण जो हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा निरीक्षण कर्मियों के लिए क्या है, अच्छे प्रशिक्षण की भी आवश्यकता बताई गई है। इसका विचार करते हुए कि शहरी जनसंख्या का कितना भाग अपने दैनिक भोजन के लिए गली नुक्कड़ पर बिकने वाले भोजन पर निर्भर है, गली नुक्कड़ पर भोजन बेचने वालों के प्रशिक्षण और शिक्षण में निवेश करना बड़ा महत्व है। क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि भाई बहुत सारी हमारी जनसंख्या है, ये भी हमें पहले निकालना है कि जनसंख्या का कितना भाग जो है जो गली नुक्कड़ पर भोजन करता है, यानी जो ठेले वगैरह होते हैं वहाँ पर भोजन करता है। तो इस हिसाब से बताया गया है कि गली नुक्कड़ पर जो भोजन बेचने वाले हैं इनको भी प्रशिक्षित करना है और इनके शिक्षण में भी निवेश करने का भी बड़ा महत्व है, ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो आपका चौथा प्रश्न है अब आपका, इससे उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं, उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणा या पूर्व धारणाएं वैध हैं। पहला है यहाँ पर, खाद्य सुरक्षा एक जटिल मुद्दा है जिसके अनेक विविध समाधानों की आवश्यकता है। सेकंड, निगरानी और प्रशिक्षण के लिए जनशक्ति बढ़ाने में भारी निवेश करने की आवश्यकता है। भारत को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त विधि निर्माण करने की आवश्यकता है।
देखिए यहाँ पर अगर आप इस परिच्छेद को देखें तो इससे स्पष्ट होता है खाद्य सुरक्षा एक जटिल और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके समाधान के लिए हमें विभिन्न स्तरों पर कार्य करने की आवश्यकता है। यानी कि हमें यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लाइन हाईलाइट की है, पहले तो हमें सरकारी अधिकारी वगैरह जो हैं हमारे, इनमें जो भी कर्मी वगैरह काम कर रहे हैं उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ऑब्वियस सी बात है, प्रशिक्षण करेंगे तो उसमें हमें निवेश भी करना पड़ेगा, ये बात आप समझ गए होंगे, जिसके लिए हमें अधिक मात्रा में निवेश की भी जरूरत पड़ेगी। साथ ही भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त विधि निर्माण की भी आवश्यकता है। तो ये सारी यहाँ पर पूर्व धारणाएं हैं, चाहे पहली वाली हो, दूसरी वाली हो, तीसरी वाली हो, सभी वैध हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी वाला, 1, 2 और 3। अगला परिच्छेद है अब आपका हमारे नागरिकों की आयोजना में ऐतिहासिक रूप से कामगार और निर्धन लोगों के हितों की उपेक्षा की जाती रही है। हमारे नगर वर्धमान रूप से असहिष्णु, असुरक्षित और अधिसंख्य नागरिकों के लिए न रहने योग्य स्थान बनते जा रहे हैं। तथापि हमने पुराने तरीकों स्थिर विकास योजना से ही योजना बनाना जारी रखा हुआ है, जो लोगों के जीवन अनुभवों और आवश्यकताओं से दूरी बनाए रखते हुए और बहुत सारे लोगों, स्थानों, कार्यकलाप और प्रथाओं को जो किसी नगर का अविच्छिन्न भाग होते हैं सक्रिय रूप से शामिल न रखते हुए अन्यतः तकनीकी विशेषज्ञता से लिए जाते हैं। 5वां प्रश्न है, यह प्रतीत होता है कि इस परिच्छेद में भवन निर्माताओं के एकाधिकार तथा संभ्रांत समूहों के हितों के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया गया है। देखिए यहाँ पर अगर आप पूरा पैराग्राफ देखें तो पूरे पैराग्राफ में कहीं भी यहाँ पर ना तो यहाँ पर जो भवन निर्माता हैं इनके बारे में बात कही गई है और ना ही यहाँ पर जो मौजूद संपन्न समूह हैं या संभ्रांत समूह हैं इनके बारे में चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर इन दोनों के विरुद्ध तो इन दोनों के लिए चर्चा तो हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन निकल जाएगा। सेकंड है, विश्व स्तरीय और सुव्यवस्थित नगरों की आवश्यकता के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया गया है। हम यहाँ पर जो विश्व स्तरीय या फिर स्मार्ट सिटी हैं इनकी आवश्यकता के विरुद्ध भी तर्क प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। सी है, मुख्यतः कामगार वर्ग और निर्धन लोगों के लिए नगरों की योजना बनाने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया गया है। अगला है, नगर आयोजना में जनता के समूहों की भागीदारी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया गया है। देखिए अगर आप परिच्छेद को देखें तो इससे स्पष्ट होता है कामगार और गरीब लोगों को हमेशा शहरीकरण की योजना बनाने में इनको उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है और इस वजह से जो शहर हैं वो आम जन के रहने लायक नहीं रह गए हैं। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। इसके बावजूद योजनाएं जो हैं वो खास करके आप देख रहे हैं पुराने तौर तरीकों से ये बनाई जा रही हैं, यानी कि योजनाएं आज भी जो पुराने तरीकों से ही बनाई जा रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे आम जन की प्रमुख समस्याओं और उनकी आवश्यकताओं की ये कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है। यही कारण है शहरों को रहने योग्य और आदर्श बनाने के लिए जनता के जो प्रतिनिधि समूह हैं इनकी भागीदारी भी योजना में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका सी की अपेक्षा डी वाला कथन ज़्यादा सटीक है और यूपीएससी ने डी वाला ही माना है, तो यहाँ पर सी वाला कथन निकल जाएगा। आंसर होगा 5वें का डी वाला। 5वां परिच्छेद है आपका, भारत के लोग बहुत अधिक संख्या में निर्धन हैं और मुश्किल से सिर्फ 10% व्यक्ति संगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। हमें विश्वास दिलाया जा रहा है कि प्रबल आर्थिक समृद्धि से पर्याप्त रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जब हमारी अर्थव्यवस्था 3% प्रतिवर्ष बढ़ रही थी तब संगठित क्षेत्र में रोजगार 2% प्रतिवर्ष बढ़ रहा था। ज्यों ही अर्थव्यवस्था 7 से 8% प्रतिवर्ष बढ़ती शुरू हुई, संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की दर वास्तव में घटकर कितनी रह गई, 1% प्रतिवर्ष रह गई। 6वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, उपर्युक्त परिच्छेद का निहितार्थ यह प्रतीत होता है कि अधिकांश आधुनिक आर्थिक समृद्धि प्रौद्योगिकी प्रगति पर आधारित है। सेकंड, काफ़ी मायने में आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था श्रम प्रधान प्राकृतिक संसाधन आधारित आजीविका के साथ पर्याप्त सहजीवी संबंध को प्रोत्साहन नहीं देती। भारत में सेवा क्षेत्र बहुत श्रम प्रधान नहीं है। देखिए अगर पैराग्राफ को आप देखें तो पूरे पैराग्राफ में कहीं भी सेवा क्षेत्र की बात नहीं हो रही है, तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन अपने आप निकल जाएगा। चौथा है, साक्षर ग्रामीण जनसंख्या संगठित क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छुक नहीं है। ये वाला भी गलत है क्योंकि यहाँ पर कहीं भी साक्षर ग्रामीण जनसंख्या का जिक्र नहीं हुआ है। अगर आप परिच्छेद को देखें तो परिच्छेद में जो आंकड़े दिए गए हैं उन पर अगर चर्चा करें तो यहाँ पर कहा गया है कि जब अब हमारी अर्थव्यवस्था 3% दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही थी तब संगठित क्षेत्र में रोजगार कितना था, 2% प्रतिवर्ष बढ़ रहा था। और जैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था जो है यहाँ पर बताई गई है 7 से 8% प्रतिवर्ष बढ़ती शुरू हुई, तो संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की जो दर वास्तव में थी घटकर 1% प्रतिवर्ष रह गई। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि आधुनिक आर्थिक समृद्धि जो है वो प्रौद्योगिकी पर आधारित है, न कि श्रम प्रधान
और ये आपकी जो है प्राकृतिक संसाधन आधारित, तो यहाँ पर आपका पहला और दूसरा कथन आपका दोनों सही है यहाँ पर, यानी जो आंकड़े दिए हुए हैं इन आंकड़ों से ये वाला यहाँ पर इसका निहितार्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा यहाँ पर छठवें का ए, केवल 1 और 2। अगला परिच्छेद है अब आपका, भारत में ऐसे बैंकिंग संपर्की हैं जो दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाने में मदद करते हैं। वे ऐसा कर सकें इसके लिए बैंक लागतों में कोई कमी नहीं कर सकते। वे वित्तीय शिक्षा और साक्षरता में निवेश करने की उपेक्षा भी नहीं कर सकते। बैंकिंग संपर्की एक तरह से इतने कम हैं कि उन्हें व्यवस्थागत जोखिम के रूप में नहीं देखा जा सकता। तथापि भारत के बैंकिंग नियामक ने प्रतिबंध लगा रखा है कि वे केवल एक बैंक के लिए कार्य करें। संभवतः अंतरपणन यानी आर्बिट्रेज से बचाव के लिए बैंकिंग तक पूरी पहुंच लाने के प्रयासों में तभी सफलता मिल सकती है जब दूर दराज में काम करने वाले आखिरी छोर के ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए और उन प्रबंधकों के लिए भी जो न केवल आधारभूत बैंक लेखाओं को बल्कि दुर्घटना एवं जीवन बीमा तथा लघु पेंशन योजनाओं जैसे उत्पादों को भी सुनिश्चित करते हैं, काम करने में बेहतर प्रोत्साहन उपलब्ध हों। 7वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, उपर्युक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और निर्णायक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला है, भारत के दूर दराज के पिछले इलाकों के लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाने के प्रयास सफल नहीं हुए हैं। देखिए यहाँ पर खास करके पिछड़े इलाकों के लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाने के प्रयासों की बात नहीं हो रही है, बल्कि पूरा टॉपिक जो है बैंकिंग संपर्की के ऊपर है। यानी बैंकिंग संपर्की का क्या रोल है, किस तरह से इनको हमें ट्रेंड करना है, वो सब बात यहाँ पर कही गई है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन तो अपने आप निकल जाएगा। बी है, सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए भारत की बैंकिंग प्रणाली में और अधिक संख्या में बैंकिंग संपर्कियों तथा आखिरी छोर के ऐसे अन्य कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। थर्ड है आपका, भारत में सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए इस बात की आवश्यकता है कि बैंकिंग संपर्कियों के पास विविध कौशल हों। अगला है, बैंकिंग तक बेहतर पहुंच तब तक असंभव होगी जब तक कि प्रत्येक बैंकिंग संपर्की को अनेक बैंकों के लिए काम करने की अनुमति ना हो। तो देखिए यहाँ पर पहली बात जो अनेक बैंकों की बात की गई है, तो खास करके इस पर बैंकिंग नियामक ने प्रतिबंध लगा रखा है कि कोई केवल जो बैंकिंग संपर्की है केवल एक के लिए काम करेगा, इससे ज़्यादा के लिए काम नहीं करेगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन भी निकल गया। अब आपके सामने बी और सी ऑप्शन बचे हैं। तो परिच्छेद के आधार पर यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि बैंकिंग तक पूरी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक है कि दूर दराज में जो काम करने वाले कर्मी हैं इनके पास विविध कौशल हों, जिससे कि वे आधारभूत बैंक लेखा और बीमा, पेंशन इत्यादि जो उत्पाद हैं इनकी पहुंच विविध क्षेत्र में ये कर सकें। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन इस हिसाब से ज़्यादा सटीक है, बी वाला ऑप्शन भी इतना सटीक नहीं है। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका सी वाला। अगला परिच्छेद है आपका, अल्प साधन युक्त लो एंड यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT उपकरण, सस्ती वस्तुएं, इनमें सुरक्षा के साधन शामिल करने से इनकी लागत बढ़ जाती है। इस श्रेणी की वस्तुएं नए अनुप्रयोगों यानी एप्लीकेशंस के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो रही हैं। अनेक गृह उपयोगी साधित्र अप्लायंसेस, ताप स्थापी थर्मोस्टेट्स, सुरक्षा और मॉनिटरिंग अनुप्रयुक्तियाँ डिवाइसेस और वैयक्तिक सुविधा अनुप्रयुक्तियाँ IoT की श्रेणी में आती हैं। इसी प्रकार स्वस्थता पर दृष्टि रखने वाली अनुप्रयुक्तियाँ डिवाइसेस, कतिपय चिकित्सकीय अंतरोग इम्प्लांट्स और कारों में प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर जैसी अनुप्रयुक्तियाँ भी इसी श्रेणी में आती हैं। उम्मीद है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कई गुनी रफ्तार से बढ़ेंगे, किंतु सुरक्षा की नई चुनौतियाँ निरुत्साहित कर रही हैं। देखिए आपने देखा होगा अभी वर्तमान में अगर आप इसको समझें तो आपने जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि हम अपने फ़ोन से ही अपने घर की लाइट ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को देख सकते हैं, गाड़ी मतलब हमारी कहाँ है, कहाँ पर चल रही है। तो ये सब चीज़ें कनेक्टिविटी जो देख रहे हैं ये आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से हो पा रही है, यानी सारी चीज़ें इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, इसी वजह से आप उनको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो उसके ऊपर बात हो रही है यहाँ पर ये। तो 8वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला है, भारत में समर्थकारी प्रौद्योगिकियों का विकास इसके निर्माण क्षेत्र के लिए बड़ा बढ़ावा बन सकता है। देखिए यहाँ पर निर्माण क्षेत्र की बात ही नहीं हो रही है, ध्यान देना, पूरे पैराग्राफ में कहीं भी निर्माण क्षेत्र की तो बात ही नहीं हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला ऑप्शन तो अपने आप निकल जाएगा। हमेशा याद रखना, जो चीज़ यहाँ पर नहीं दी गई है, जिसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही दूर दूर तक, जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसको अपने आप निकाल देना है। सेकंड है,
आसन्न सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत IoT को अपनाने के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। यहाँ पर चुनौती के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है कि भाई इसको हम अपनाने के लिए तैयार नहीं है, भारत अभी तैयार नहीं है, ये बात नहीं हो रही है, बल्कि जो चुनौतियाँ जो आएंगी उनसे कैसे निपटेंगे उसके लिए यहाँ कह सकते हैं आपको सचेत किया गया है। तो आपका बी वाला ऑप्शन भी यहाँ पर निकल जाएगा। अगला है यहाँ पर सस्ती लो एंड IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स अनुप्रयुक्तियों के विकसित होने से जीवन और अधिक आरामदेह बन जाता है। हालांकि यहाँ पर आरामदेह के बारे में कोई चर्चा विशेष नहीं की गई है, तो इस वजह से आपका सी वाला ऑप्शन भी निकल जाएगा। डी है जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं कतिपय IoT अनुप्रयुक्तियों से इंटरनेट सुरक्षा को होने वाले भारी खतरे को पहचानना आवश्यक है। जी हाँ, तो IoT से हमारे जो खतरे इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हम जितने जुड़ते जा रहे हैं, तो हमारे जो साइबर क्राइम वाली चुनौती है, यानी कि जो इससे संबंधित जो खतरे हैं, इनको समझना, इनको पहचानना बड़ा आवश्यक है। यही यहाँ पर इसका निष्कर्ष निकल रहा है। तो आपका यहाँ पर 8 में का डी वाला जो कथन है, डी वाला ऑप्शन जो है, ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर है आपका डी। अगला परिच्छेद है अब आपका जैसे जैसे डिजिटल परिघटना अधिकांश सामाजिक क्षेत्रकों को पुनर्संरचित कर रही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विश्व स्तरीय व्यापार वार्ताएं अब डिजिटल क्षेत्र पर दृष्टि डाल रही हैं। इस प्रयास के साथ कि इसका एकांतिक रूप से उपनिवेशन करें, विकासशील देशों से बड़े आंकड़े मुक्त रूप से संग्रहित या खनित किए जाते हैं और उन्हें विकसित देशों में डिजिटल आसूचना में रूपांतरित कर दिया जाता है। यह आसूचना विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित करना और एकाधिकार परक किराया वसूल करना शुरू कर देती है। उदाहरण के लिए टैक्सी यानी कि कैब की सेवा प्रदान करने वाली एक बड़ी विदेशी कंपनी कारों और चालकों का नेटवर्क नहीं है। यह आने जाने, लोक परिवहन, सड़कों, यातायात नगर की घटनाओं, यात्रियों और चालकों की वैयक्तिक व्यवहार परक विशिष्टताओं आदि से संबंधित डिजिटल आसूचना ही है। 9वां प्रश्न है अब आपका इससे निम्नलिखित में से कौन सा एक उपर्युक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण उपनिगमन है। पहला है वैश्वीकरण भारत के हितों के अनुकूल नहीं है क्योंकि यह इसकी सामाजिक आर्थिक संरचनाओं को क्षति पहुंचाता है। देखिए यहाँ पर पूरा टॉपिक जो है वो वैश्वीकरण पर डिपेंड नहीं है, यानी यहाँ पर वैश्वीकरण के बारे में बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन तो अपने आप निकल जाएगा। सेकंड है विश्व स्तरीय व्यापार वार्ताओं में भारत को अपने डिजिटल प्रभुत्व को बचाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए। अगला है भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बड़े आंकड़ों के बदले एकाधिकार किराया प्रभावित करना चाहिए। भारत से बड़े आंकड़ों को हानि इसके विदेशी व्यापार की मात्र मान के समानुपाती है। देखिए अगर हम बात करें तो परिच्छेद के जो स्टार्टिंग में ही ये बात कह दी गई है कि डिजिटलीकरण समाज के विभिन्न क्षेत्रों को नए ढांचे में ढालने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये बात कही गई है कि डिजिटलीकरण जो है इस पर क्या है, आपको समाज को कहीं ना कहीं पुनर्संरचित कर रहा है, ये बात यहाँ पर कही गई है। तो इसी वजह से विश्व स्तरीय वार्ताओं में यह केंद्र बिंदु पर ये चर्चा बनी हुई है और इस पर प्रयास भी किया जा रहा है कि इसका एकांतिक रूप से उपनिवेशन किया जाए। यानी कि यहाँ पर ये स्पष्ट निकल कर आ रहा है कि विश्व स्तरीय जो व्यापार वार्ताएं हैं इनमें भारत के साथ साथ सभी विकासशील देशों को अपने डिजिटल जो खतरे हैं इनको पहचानना और इनके प्रति सावधान रहना बड़ा आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन जो है इसके हिसाब से ज़्यादा सटीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर है आपका बी वाला, सी और डी यहाँ पर नहीं है। तो आंसर है 9 का बी। 10वां प्रश्न है अब आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक उपर्युक्त परिच्छेद से सर्वाधिक निश्चयात्मक रूप से उपलक्षित होता है। पहला है यहाँ पर डिजिटल दिग स्थान में बड़े आंकड़े मुख्य संसाधन होते हैं। सेकंड, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बड़े आंकड़े सृजित होते हैं। अगला है बड़े आंकड़ों तक पहुंच विकसित देशों का विशेषाधिकार है। अगला है यहाँ पर बड़े आंकड़ों तक पहुंच और स्वामित्व विकसित देशों की विशिष्टता है। देखिए अगर बात करें तो परिच्छेद में ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विकासशील देशों में बड़े आंकड़े संग्रहित कर विकसित देशों में डिजिटल आसूचना में बदल दिए जाते हैं। यानी विकासशील देशों से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और इसको बड़े जो विकसित देश हैं इनमें डिजिटल आसूचना में ये बदल दिए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डिजिटल दिग स्थान में बड़े आंकड़े मुख्य संसाधन होते हैं। तो यहाँ पर आपका 10वें का पहला वाला जो कथन है ये वाला सही है। तो आंसर है आपका ए। अगला परिच्छेद है 9वां परिच्छेद है अब आपका भारत समेत पूरे विश्व के ग्रामीण निर्धनों का मानवकृत जलवायु परिवर्तन में नगण्य योगदान रहा है, तथापि इसके प्रभावों का सामना करने में वे अग्रिम पंक्ति में हैं। कृषक अब वर्षा और तापमान के
ऐतिहासिक औसतों पर भरोसा नहीं कर सकते और अधिक बारंबार होने वाली आत्यंतिक मौसमी घटनाएं जैसे सूखा और बाढ़ महाविपदाओं के रूप में परिणामित हो सकती हैं और नए खतरे सामने हैं, जैसे कि समुद्र स्तर में वृद्धि और जल पूर्ति पर पिघलते हुए हिमनदों का प्रभाव। छोटे कृषि फार्म कितने महत्वपूर्ण हैं? पूरे विश्व में लगभग 2 अरब लोग अपने भोजन और आजीविका के लिए किस पर? छोटे कृषि फार्मों पर निर्भर हैं। भारत में छोटी जोती वाले जो किसान हैं देश का 41% खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थ उत्पादित करते हैं। यानी भारत में छोटी जोत वाले जो किसान हैं देश का कितना 41% जो है खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थ उत्पादित करते हैं, जिसका स्थानीय एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में योगदान है। तो आपका 11वां प्रश्न है अब आपका, उपर्युक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण उपनिगमन कौन सा है? यहाँ पर ये पूछा गया है। पहला है छोटे किसानों को प्रोत्साहन देना पर्यावरणीय रूप से धारणीय विकास के बारे में किसी भी कार्यावली का महत्वपूर्ण भाग है। सेकंड, भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण में निर्धन देशों की कोई भूमिका नहीं होती है। देखिए यहाँ पर ये टॉपिक भूमंडलीय तापन के बारे में नहीं है, बल्कि किससे? छोटे किसानों के बारे में है ये। तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन तो अपने आप निकल जाएगा। बड़ी संख्या में किसान परिवारों के होने के कारण भारत को जहाँ तक भविष्य का अनुमान किया जा सकता है खाद्य सुरक्षा की समस्या नहीं होगी। अगला है भारत में केवल छोटी जोत वाले किसान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। यहाँ पर केवल लगा हुआ है, ठीक है, भारत में केवल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि भारत में केवल छोटी जोत वाले किसान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ केवल इनकी जो संख्या है खाद्य सुरक्षा के मामले में कितनी है? 41% है। ये बात यहाँ पर बोली गई है, बोला गया है, ठीक है। यानी देश में जो आपका खाद्यान्न है इसमें इनका कितना योगदान है? 41% का इनका योगदान है। तो केवल ये आपूर्ति नहीं कर रहे हैं, तो आपका डी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको समझें तो परिच्छेद में ये बात स्पष्ट कही गई है कि छोटे किसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और विश्व भर में आपके 2 अरब लोगों को भोजन और आजीविका प्रदान करते हैं। ये बात आपने समझ ली होगी। और भारत में अभी हम देख चुके हैं कितने हैं, 41% छोटे जो हैं किसान जो हैं हमारी खाद्य सुरक्षा में योगदान करते हैं। ये बात यहाँ पर आपने समझी है। अगर आप इन सबको देखें तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो कथन है ये निकल कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में एक बात कही गई है कि कहीं ना कहीं जो ग्रामीण निर्धन है इनका योगदान जो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन है इसमें बहुत नगण्य है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हानि उठानी पड़ रही है, सबसे ज़्यादा सामना जो करना पड़ रहा है वो इन्हें ही करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि छोटे किसानों को प्रोत्साहन देना पर्यावरणीय रूप से धारणीय विकास के बारे में किसी भी कार्यावली का महत्वपूर्ण भाग है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पहला वाला कथन ज़्यादा सटीक है। तो 11वें का आंसर होगा ए वाला। तो यहाँ पर आंसर है 12वां कथन है अब आपका, 12वां प्रश्न है अब आपका, उपर्युक्त परिच्छेद उपलक्षित करता है कि भारत में खाद्य सुरक्षा की संभावित समस्या है। अगला है भारत को अपनी आपदा प्रबंधन की क्षमताएं मजबूत करनी होंगी। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर परिच्छेद में आपके स्टार्टिंग में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि संपूर्ण विश्व में खाद्य सुरक्षा की समस्या है, जिससे कि भारत भी कह सकते हैं अछूता हुआ नहीं है, भारत में भी होगी। और दूसरी ओर इस बात का भी यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि सूखा और बाढ़ जैसी जो महाविपदाएं हैं इनके रूप में ये इसके परिणाम भी हो सकते हैं, जिस वजह से भारत को भी अपनी आपदा प्रबंधन की क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी दोनों ही पूर्व धारणाएं इस हिसाब से सही हो जाएंगी। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर सी, 1 और 2 दोनों। 10वां परिच्छेद है अब आपका, बदलती जलवायु और इससे निपटने के लिए सरकारों के, चाहे वे कितनी भी अनिच्छुक हों, अंतिम प्रयासों का निवेशकों के प्रतिफल पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। वे कंपनियां जो बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधनों का उत्पादन या उपयोग करती हैं उच्चतर करों और नियामक बोझ का सामना करेंगी। कुछ ऊर्जा उत्पादकों के लिए अपने ज्ञात भंडारों को उपयोग में लाना असंभव होगा और उनके पास सिर्फ अवरुद्ध संपदा, तेल और कोयले के वे निक्षेप जिन्हें जमीन में छोड़ देना पड़ता है, ये बचे रहेंगे। अन्य उद्योग अपेक्षाकृत और अधिक आत्यंतिक मौसम, तूफान, बाढ़, उष्णता लहर और सूखा से होने वाले आर्थिक नुकसान से प्रभावित हो सकते हैं। 13वां प्रश्न है अब आपका, इससे उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहला है यहाँ पर, पहली पूर्व धारणा है आपकी, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सरकारों और कंपनियों को पर्याप्त रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। सेकंड, आत्यंतिक मौसम की घटनाओं से भविष्य में सरकारों और कंपनियों का आर्थिक विकास कम हो जाएगा। अगला है, जलवायु परिवर्तन की उपेक्षा करना निवेशकों के लिए भारी जोखिम है। देखिए अगर आप परिच्छेद देखें तो यहाँ पर इसमें स्पष्ट
कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस आधार पर सरकारों के साथ साथ कंपनियों को भी यहाँ पे समग्र रूप से तैयार रहने की आवश्यकता है। वहीं यहाँ पर दूसरी ओर जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे आने वाले समय में सरकारों के साथ साथ कंपनियों को भी इनकी भी जो आर्थिक प्रगति है उस पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उस पर प्रभाव पड़ेगा, यानी आर्थिक विकास इनका कम हो जाएगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की उपेक्षा करना जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, इनको भी भारी पड़ेगा। तो यहाँ पर तीनों ही जो आपके पूर्व धारणा दी गई हैं, ये आपके परिच्छेद में ये दी गई हैं। तो यहाँ पर तीनों ही पूर्व धारणा यहाँ से निकल रही हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी, यानी 1, 2 और 3। 11वां परिच्छेद है अब आपका विद्यालयी उम्र में आने वाले बच्चों को विद्यालयी शिक्षा तक पहुंच होना लगभग विश्वव्यापी है, किंतु गुणवत्तायुक्त शिक्षा तक पहुंच होने में सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर एक तीव्र ढाल दिखाई देती है। गैर सरकारी विद्यालयों में कमजोर वर्गों के लिए कोटा का उपबंध निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा किया गया है। इन कोटाओं ने सामाजिक एकीकरण और शिक्षा के साम्य के उन मुद्दों पर एक बहस थोप दी है जिनसे गैर सरकारी कर्ता काफ़ी कुछ बचे हुए थे। समतावादी शिक्षा प्रणाली का विचार, जिसका मुख्य ध्येय अवसर की समानता हो, गैर सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की सोच के दायरे से बाहर प्रतीत होता है। अगला है, इसलिए कोटा अधिरोपित किए जाने से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है, जो कभी कभी न्यायोचित भी होता है। तो देख लेते हैं इसको। 14वां प्रश्न है आपका इससे, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहला है यहाँ पर, अवसर की समानता को एक वास्तविकता बना देना भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधारभूत लक्ष्य है। तो देखेंगे आप, देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो समतावादी शिक्षा प्रणाली का विचार क्या है, इसका मुख्य ध्येय क्या है, अवसर की समानता यहाँ पर हो। और ये बात हमने अपनी शिक्षा का अधिकार अधिनियम में 2009 में लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपका ये पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। वर्तमान भारतीय विद्यालय प्रणाली समतावादी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। देखिए ये अगर लाइन देखेंगे, और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो आपके निर्धन वर्ग हैं इनके लिए कुछ परसेंट जो आरक्षण है, किसमें, यानी कुछ परसेंट इनका जो कोटा है, इसका उपबंध गैर सरकारी संस्थानों में किया गया, विद्यालयों में किया गया। लेकिन वहाँ पर जो उनके प्रधानाचार्य हैं या वहाँ का जो प्रबंधन है वो इस सोच के दायरे से बाहर आता प्रतीत होता है। कहीं ना कहीं क्या है, वो इनको एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। भाई मान लीजिए कोई अच्छा खासा एक स्कूल है जिसकी 1 लाख रुपए महीने फीस है, और वहाँ पे गरीबों के लिए कुछ फीसद जो है कोटा वहाँ पे निर्धारित कर दिया गया। अब गरीबों के बच्चे वहाँ पढ़ने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरह का व्यवहार उनके साथ होना चाहिए, जिस तरह का उनके साथ समतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए, वहाँ के लोग नहीं करेंगे। उन्हें यही लगेगा कि इनसे ये फ्री वाले बच्चे हैं, इन्हें पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, हमें कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक कहा गया है कि प्रधानाचार्यों की सोच के दायरे से बाहर प्रतीत होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर यह निष्कर्ष निकल कर आता है कि वर्तमान भारतीय विद्यालय प्रणाली समतावादी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। थर्ड है आपका, गैर सरकारी विद्यालयों का उन्मूलन और अधिकाधिक सरकारी विद्यालयों की स्थापना ही समतावादी शिक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र मार्ग है। देखिए यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया कि प्राइवेट स्कूलों को खत्म कर दिया जाए और सरकारी स्कूलों को ज़्यादा से ज़्यादा खोला जाए। ये पूरे पैराग्राफ में कहीं भी ये बात नहीं बोली गई है। तो थर्ड वाला तो होगा ही नहीं, केवल पहला और दूसरा है। तो आंसर है आपका यहाँ पर ए। 12वां परिच्छेद है अब आपका यहाँ पर, भारत में तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस संक्रमित बहुसंख्य लोग निर्धन हैं और उनको पर्याप्त पोषण, उपयुक्त आवास का अभाव है और बचाव के बारे में उनकी समझ ना के बराबर है। ऐसे में तपेदिक परिवारों का सर्वनाश कर देता है, निर्धनों को और निर्धन बनाता है, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों को ग्रस्त करता है और उन्हें निर्वासन और रोजगार की बर्बादी की ओर ले जाता है। सच्चाई यह है कि यदि तपेदिक उन्हें ना भी मारे तब भी भूख और गरीबी से वे मर जाएंगे। दूसरी सच्चाई यह है कि इसका गहरा बैठा हुआ लांछन, परामर्श का अभाव, महंगा उपचार और साधन प्रदाताओं तथा परिवार से पर्याप्त संबल का अभाव यंत्रणाकारी पार्श्व प्रभावों के साथ मिलकर रोगी को उपचार जारी रखने में हतोत्साहित करते हैं, जिसके अनर्थकारी स्वास्थ्य संबंधी परिणाम होते हैं। तो 15वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त परिच्छेद द्वारा दिया गया सर्वाधिक तर्क संगत, विवेकपूर्ण और निर्णायक संदेश है। पहला है, भारतीय परिस्थितियों में तपेदिक साध्य रोग नहीं है। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि हमारे यहाँ हमने अपनी प्रायोरिटी में इसको रखा हुआ है और सरकार इसके लिए लगातार प्रतिबद्ध भी है। तो ये तो कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, बी है यहाँ पर, तपेदिक को ठीक करने के लिए निदान और चिकित्सकीय उपचार से कहीं और अधिक की आवश्यकता है, कहीं और अधिक की आवश्यकता है। ठीक है,
अगला है सरकार की निगरानी की क्रियाविधि त्रुटिपूर्ण है और निर्धन लोगों की उपचार तक पहुंच नहीं है। देखिए, अगर आप पैराग्राफ को देखें तो पैराग्राफ में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि जो निर्धन लोग हैं इनकी उपचार तक पहुंच नहीं है। पूरा पैराग्राफ अगर आप पढ़ लें तो यहाँ पर ये कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई है, तो सी वाला ऑप्शन भी आपका नहीं है। डी है भारत तपेदिक जैसे रोगों से केवल तभी मुक्त होगा जब इसके निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम प्रभावकारिता और सफलता से कार्यान्वित किए जाए। देखिए, एक नज़र में प्रश्न ये आपका स्टेटमेंट आपको सही लगता है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो टीबी है, टीबी के यहाँ पे इम्पैक्ट, टीबी के प्रभाव बताए गए हैं कि रोगी को किस तरह से यहाँ सामना करना पड़ता है। एक तो उसकी दवाइयों तक या उपचार तक पहुँच नहीं हो पा रही है। दूसरी बात यहाँ पर क्या बताई गई है, यानी एक सच्चाई तो ये वाली बताई गई है कि भाई उसकी जो है पहुँच नहीं हो पा रही है इलाज तक, और दूसरी सच्चाई ये बताई गई है कि इसका गहरा बैठा हुआ लांछन का मतलब जानते हैं आप, समाज ऐसे लोगों का क्या कर देता है, बहिष्कार कर देता है कि भाई टीबी है उससे दूर रहना, हमें टीबी ना हो जाए, और कहीं ना कहीं उसके जो है पूरे सामाजिक जीवन को ये प्रभावित करता है। विवाह शादी विवाह वगैरह है उसके सब कुछ प्रभावित होते हैं, यानी सामाजिक जो उसका कह सकते हैं सामाजिक जो मेल मिलाप है वो भी कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाता है। इसके अलावा परामर्श का अभाव होता है, घर वाले भी उसे सपोर्ट नहीं करते, तो ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति हतोत्साहित होता है। तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि तपेदिक को ठीक करने के लिए निदान और चिकित्सकीय उपचार से कहीं और अधिक की आवश्यकता है। और ये आपका जो एक कथन है ये ज़्यादा सटीक है, क्योंकि हमने टीबी के दोनों प्रभाव देख लिए हैं। क्योंकि टीबी में रोगी को पहली बात तो इलाज नहीं मिल पाता है, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है उसका खुद का परिवार समाज ये भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पर दोनों रीजन है, तो यहाँ पर इस हिसाब से बी वाला कथन ज़्यादा सही है, तो आंसर है आपका बी। 13वां परिच्छेद है अब आपका यहाँ पर भारत का आर्थिक पदछाप यानी फुटप्रिंट, इसकी जनसंख्या को देखते हुए अभी भी यूएस, यूरोपीय संघ या चीन की तुलना में कम है। अन्य अर्थव्यवस्थाओं से सीखने के लिए इसके पास काफ़ी कुछ है, तथापि इसे उन समाधानों को ही कार्यान्वित करना चाहिए जो इसकी अनूठी परिस्थितियों के अनुरूप हैं। भारत को वर्तमान अधोगामी उपागम की बजाय एक सहयोग आधारित प्रभावी दीर्घकालिक नियामक व्यवस्था की खास तौर पर आवश्यकता है। विनियम वांछित परिणाम लाने का प्रयास करते हैं, यानी यहाँ पर कहा गया रेगुलेशन जो है ये वांछित परिणाम लाने का प्रयास करते हैं, तथापि ये किसी न किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक उपकरण के रूप में बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। प्राय विनियम रोजगार और आर्थिक समृद्धि पर पड़ने वाले असर या कम प्रतिबंधी विकल्पों का विचार करने में असफल रह जाते हैं। विनियमों का इस्तेमाल भविष्य में और अधिक व्यापक रूप से साझी होने वाली समृद्धि की कीमत पर स्थानीय बाजारों को, यानी किनको, स्थानीय बाजारों को बचाने के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विनियमों के अनिवार्य रूप से अनेक अनैच्छिक परिणाम होते हैं। आज की अति प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में विनियमों को ऐसे हथियारों के रूप में देखा जाना चाहिए जो अधिकांश नागरिकों के आर्थिक कल्याण को समुन्नत करते हुए लागत के औचित्य के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ लाने का प्रयास करें। 16वां प्रश्न है आपका, उपर्युक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और निर्णायक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला है, एक बेहतर नियामक व्यवस्था भारत को इसकी जनसंख्या के यथा उपयुक्त आमाप की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में सहायक होगी। सेकंड, प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को विनियमों का युक्तिपूर्वक ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगला है, भारत में विनियम आज की अति प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अपने एकीकरण का समर्थन नहीं करते। अगला है, भारत की नियामक व्यवस्था के विकास में रोजगार के सृजन और आर्थिक समृद्धि के विचार को प्रबल रूप से रखा जाना चाहिए। देखिए, अगर बात करें तो परिच्छेद में यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विनियमों का उपयोग समृद्धि की कीमत पर स्थानीय बाजारों को बचाने के लिए किया जा सकता है, किंतु आवश्यक रूप से जो विनियम है इनके कहीं ना कहीं अनैच्छिक परिणाम भी होते हैं। यहाँ पर ये वाली बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है, ये हमने इस लाइन में यहाँ पर देख लिया था ये वाला। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपकी यही वजह है कि प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को विनियमों का युक्तिपूर्वक ही इस्तेमाल करना चाहिए। यानी यहाँ पर दोनों, यानी कि एक तो उनको अपनाने के क्या फायदे हैं और उनको अपनाने के क्या नुकसान है, ये दोनों बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर पी वाला कथन जो है ज़्यादा सटीक है कि प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को विनियमों का युक्तिपूर्वक ही इस्तेमाल करना चाहिए। 17वां प्रश्न अब आपका, उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। आजकल की वैश्विक अर्थव्यवस्था में
विनियमों का प्रभावी इस्तेमाल स्थानीय बाजारों को बचाने के लिए नहीं किया गया है। अगला है, विनियमों का कार्यान्वयन करते समय सामाजिक एवं पर्यावरणीय सरोकारों की पूरे विश्व में सरकारों द्वारा आमतौर पर उपेक्षा की जाती है। देखिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या है, ये इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि स्थानीय बाजारों को बचाने में विनियमों का इस्तेमाल हम किया जा सकता है। उस हिसाब से आपका ये वाला ऑप्शन पहला वाला गलत हो जाएगा। सेकंड में कहा गया कि विनियमों का कार्यान्वयन करते समय सामाजिक और जो पर्यावरणीय सरोकार हैं इनकी पूरे विश्व में सरकारों द्वारा आमतौर पर उपेक्षा की जाती है। सामाजिक और पर्यावरणीय जो इम्पैक्ट है या इनके सरोकारों के बारे में इस परिच्छेद में चर्चा नहीं की गई है, तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी, ना तो एक सही है और ना ही आपका दूसरा। 14वां परिच्छेद है अब आपका, किसी अध्ययन में वैज्ञानिकों ने अल्पपोषित तथा सुपोषित शिशुओं और छोटे बच्चों के सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रोबायोम्स की तुलना की। कुपोषित और स्वस्थ बच्चों के मल के नमूनों से आहार नली के रोगाणुओं का अलग किया गया। एक ही उम्र के स्वस्थ बच्चों में पाए गए सुविकसित परिपक्व सूक्ष्म जीवों की तुलना में कुपोषित बच्चों में सूक्ष्म जीवों अपरिपक्व और कम विविध पाया गया। कुछ अध्ययनों के अनुसार मां के दूध के रासायनिक संगठन में एक अपरिवर्तित शर्करा साइलिलेटेड ओलिगोसैकेराइड्स पाई गई है। इसका शिशु द्वारा अपने खुद के पोषण के लिए उपयोग नहीं किया जाता, तथापि शिशु का सूक्ष्म जीवों संरचित करने वाले जीवाणु इस शर्करा पर, जो उनके खाद्य की तरह काम आता है, फलते फूलते हैं। कुपोषित माताओं के दूध में इस शर्करा की मात्रा कम होती है। परिणाम स्वरूप उनके शिशुओं के सूक्ष्म जीवों परिपक्व होने में विफल हो जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप शिशुओं में कुपोषण पाया जाता है। 18वां प्रश्न है आपका, उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और निर्णायक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला है, यदि बच्चों में कुपोषण की दशा आहार नली के जीवाणुओं के कारण होती है तो इसका उपचार नहीं किया जा सकता। देखिए ध्यान देना, हम यहाँ पर उपचार की बात नहीं कर रहे हैं। पूरे पैराग्राफ में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि हमें जो आहार नली है इसका उपचार करना है, तो ये बात तो कहीं नहीं गई है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला तो गलत हो जाएगा। सेकंड है, कुपोषित शिशुओं की आहार नलियों में परिपक्व सूक्ष्म जीवों संरोपित किए जाने चाहिए। देखिए इस तरह की कोई तकनीक या इस तरह का कोई भी इलाज नहीं बताया गया है कि भाई उनके आहार नली में सूक्ष्म जीवों को हम संरोपित कर दें, तो ये भी बात यहाँ पर नहीं की गई है, तो बी वाला भी गलत हो जाएगा। सी है, कुपोषित माताओं के शिशुओं को मां के दूध की जगह डेयरी का साइलिलेटेड ओलिगोसैकेराइडम से प्रबलित दूध पिलाया जाना चाहिए। अगला है, पोषण पर आहार नली के जीवाणुओं के अहानिकर प्रभावों पर अनुसंधान के नीतिगत निहितार्थ हैं। ये डी वाला भी नहीं है। देखिए सी वाला अगर हम देखें तो परिच्छेद में ये कहा गया है कि कुपोषित माताओं के दूध में जो साइलिलेटेड ओलिगोसैकेराइड्स है, ये शर्करा की मात्रा कम होती है, जिसके कारण उनके बच्चों में सूक्ष्म जीव परिपक्व होने से विफल हो जाते हैं और इसके बाद क्या होता है, बच्चे कुपोषित होते हैं। अतः इस समस्या के निराकरण के लिए ऐसी माताओं के बच्चों को डेयरी का साइलिलेटेड ओलिगोसैकेराइडम से प्रबलित दूध पिलाया जाना चाहिए और यही आपका एक यहाँ पर कह सकते हैं निर्णायक निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ पर 18वें का आंसर होगा आपका सी वाला। 19वां प्रश्न है आपका, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहला है, अपरिपक्व आहार नली जीवाणु संगठन के कारण कुपोषण से ग्रस्त बच्चों के उपचार के लिए एक समाधान प्रसंस्कृत जीवाणु युक्त प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ है। देखिए यहाँ पर कहीं भी समाधान ये वाला नहीं बताया गया है कि प्रसंस्कृत जीवाणु युक्त खाद्य पदार्थ दिए जाएं, इस तरह का समाधान यहाँ पे बताया ही नहीं गया है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड है, कुपोषित माताओं के शिशुओं में आमतौर पर कुपोषित होने की प्रवृत्ति होती है। देखिए अगर देखा जाए तो परिच्छेद के आधार पर ये कहा जा सकता है कि सामान्यतः कुपोषित माताओं के शिशुओं में कुपोषित होने की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पर सेकंड वाला आपका सही है, तो आंसर होगा आपका बी, यानी यहाँ पर सेकंड वाली अवधारणा, यहाँ पर पूर्व धारणा बनाई जा सकती है। अगला परिच्छेद है अब आपका, पश्चिमी अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर तापमान पिछले 5 दशकों में भूमंडलीय औसत से लगभग 5 गुना तेजी से बढ़े हैं। अनुसंधानकर्ताओं को पता लगा है कि पिघलते हुए हिमनदों के कारण अंटार्कटिक प्रायद्वीप के तटीय जलों में नितल यानी जीव जात जो है, बेंथस जिन्हें कहते हैं, इनके बीच कुछ जाति विविधता नष्ट हो रही है, जिसका प्रभाव
समग्र समुद्र अधिस्थल पारतंत्र पर पड़ रहा है। उनका विश्वास है कि जल में निलंबित अवसाद के बढ़े हुए स्तर ही तटीय क्षेत्र में क्षीणमान जैव विविधता का कारण है। 20वां प्रश्न है अब आपका इससे। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं। पहला है यहाँ पर भूमंडलीय तापमान के कारण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हिमनदों के क्षेत्र तेजी से गर्म होते हैं। देखिए ध्यान देना, यहाँ पर कहीं भी कंपेयर नहीं किया गया है, हिमनदों को कहीं अन्य क्षेत्र से कंपेयर नहीं किया गया है, तो यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर कहीं से कंपेयर किया गया होता कि भाई जो भूमंडलीय तापमान के कारण जो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा जो हिमनद हैं वो ज़्यादा तेजी से गर्म हो रहे हैं, तो हम लगा सकते ही कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं की गई है तो आपका ये गलत हो जाएगा। सेकंड है आपका भूमंडलीय तापन के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में समुद्र अधिस्थलीय अवसादन हो सकता है। देखिए ये बिल्कुल सही है, परिच्छेद में यहाँ पर ये इसके बारे में कहा भी गया है। अगर आप देखेंगे तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। थर्ड है पिघलते हुए हिमनद कुछ क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता को कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बेंथस के बारे में बात हो रही है, नितल जीवजात जो है इसके बारे में बात हो रही है कि ये नष्ट हो रही है, तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला भी यहाँ पर कथन आपका सही है। यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड कथन आपका सही है, तो आंसर है आपका केवल 2 और 3। 16वां परिच्छेद है अब आपका। किसी अनुसंधान दल ने उल्लू के एक दीर्घकालीन बसेरे की परीक्षा की। उल्लू छोटे स्तनपायी जंतुओं का शिकार करते हैं और दीर्घकाल में एकत्रित होने वाले उन आहारों के उत्सर्जित अवशिष्टों से हमें पूरी पिछली सहस्राब्दी में छोटे स्तनपायी जंतुओं की बनावट और संरचना की समझ मिलती है। इस अनुसंधान से यह संकेत मिला है कि जब पृथ्वी लगभग 13,000 वर्ष पूर्व तीव्र तापन की अवधि से गुजरी, तब छोटे स्तनपायी जंतुओं का समुदाय स्थिर है और प्रतिस्कंदी बना रहा, किंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश से पर्यावरण में मानवकृत कारणों से हुए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जैव मात्रा और ऊर्जा प्रभाव में बहुत बड़ी गिरावट आती गई। ऊर्जा के प्रभाव में इस नाटकीय गिरावट का अर्थ यह है कि आधुनिक पारतंत्रों में उतनी सहजता से अनुकूलन नहीं हो रहा है जितनी सहजता से अतीत में हुआ करता था। 21वां प्रश्न है आपका इससे। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं। कौन कौन सी बनाई गई हैं? पहला है भूमंडलीय तापन बारंबार होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। देखिए परिच्छेद में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि भूमंडलीय तापन प्राकृतिक घटना है एक, तो ये बात गलत है। सेकंड है आसन्न भूमंडलीय तापन का छोटे स्तनपायी जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी गलत है। यानी कि चूंकि जो अंतिम पैराग्राफ की जो अंतिम लाइन है वो कह रही है कि जिस हिसाब से अतीत में आपका अनुकूलन हुआ है उतनी सहजता से अब नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका असर जो है आपके इन जीवों पर भी पड़ेगा, छोटे छोटे जीवों पर भी, छोटे छोटे स्तनपायी जीवन पर, इन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो आपका सेकंड वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। पृथ्वी के प्राकृतिक प्रतिस्कंदन में कमी के लिए मनुष्य उत्तरदायी है, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर मनुष्य को ही उत्तरदायी माना गया क्योंकि यहाँ पे कंपेयर हो रहा है 13,000 वर्ष पूर्व का आज से कंपेयर हो रहा है, तो उस हिसाब से क्या कहा गया, ये कहा गया है 13,000 वर्ष पूर्व जो चीज़ें हुई थी उसमें छोटे स्तनपायी जो जंतु थे, यानी कि यहाँ पर तब बोला गया है कि लगभग 13,000 वर्ष पूर्व तीव्र तापन की अवधि से गुजरी, तब छोटे स्तनपायी जंतुओं का समुदाय स्थिर और प्रतिस्कंदी बना रहा, क्योंकि यहाँ पर तब कोई हस्तक्षेप नहीं था, मानवीय हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश से पर्यावरण में मानवकृत कारणों से हुए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जैव मात्रा और ऊर्जा प्रभाव में बहुत बड़ी गिरावट आती गई। इसका मतलब क्या है, आपका थर्ड वाला जो कथन है, थर्ड वाली जो पूर्व धारणा है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए मनुष्य उत्तरदायी है। तो आंसर होगा आपका किसका, बी, केवल तीसरा वाला। अगला परिच्छेद है परिच्छेद 17वां है आपका। खाद्य की किस्मों का पूरे विश्व में विलोपन हो रहा है और यह तेजी से हो रहा है। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी में उगाई जाने वाली सेब की 7,000 किस्मों में से 100 से भी कम बची हैं। फिलीपींस में कभी धान की हजारों किस्में फल फूल रही थीं, किंतु अब मुश्किल से 100 किस्में तक ही उपजाई जा रही हैं। चीन में मात्र एक शताब्दी पूर्व खेती में प्रयुक्त होने वाली गेहूं की किस्मों में से 90% किस्में विलुप्त हो चुकी हैं। विगत समय किसानों ने बहुत परिश्रम से अपने स्थानीय जलवायु और पर्यावरण की विलक्षणताओं के काफ़ी अनुरूप फसलों को उपजाया और विकसित किया। हाल के पिछले वर्षों में कुछ थोड़ी सी भारी उपज वाली किस्मों पर और खाद्य के प्रौद्योगिकी चालित उत्पादन तथा वितरण पर हमारी भारी निर्भरता के कारण खाद्य फसलों की विविधता में कमी हो रही है। यदि कोई उत्परिवर्तनकारी फसल रोग या भावी जलवायु परिवर्तन
उन कुछ फसल पादपों का संहार कर दें जिन पर हम अपनी बढ़ती जनसंख्या को पेट भरने के लिए निर्भर हो चुके हैं, तो हमारे लिए उन कुछ किस्मों की घोर आवश्यकता हो सकती है जिन्हें हमने विलुप्त हो जाने दिया। 22वां प्रश्न है अब आपका इससे उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहला है, पादप जातियों के बड़े पैमाने पर विलोपन होने का प्रमुख कारण मनुष्य ही रहे हैं। सेकंड, मुख्यतः स्थानीय रूप से उपजाई जा रही फसलों के उपभोग से फसल विविधता सुनिश्चित होती है। देखिए यहाँ पर मुख्यतः रखा हुआ है, ठीक है। अगला है, खाद्य उत्पादन और वितरण की वर्तमान शैली अंततोगत्वा निकट भविष्य में खाद्य की कमी की समस्या की ओर ले जाएगी। अगला है, हमारी खाद्य सुरक्षा स्थानीय रूप से उपजाई जा रही फसलों की किस्मों को बचाए रखने की हमारी योग्यता पर निर्भर हो सकती है। देखिए परिच्छेद के यानी परिच्छेद को देखें तो परिच्छेद के आधार पर ये कहा जा सकता है कि थोड़ी सी भारी उपज वाली किस्मों पर तथा खाद्य के प्रौद्योगिकी चलित उत्पादन और वितरण पर निर्भरता के कारण जो है पादप जातियां जो है ये मनुष्य के कारण ही यहाँ पर कहीं ना कहीं विलोपित होती जा रही हैं। तो ये बात आपका पहला वाला इस हिसाब से कथन आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि भविष्य में खाद्य की कमी होने की संभावना होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड वाला कथन भी आपका जो है सही है कि खाद्य उत्पादन और वितरण की वर्तमान जो शैली है इससे अंततोगत्वा निकट भविष्य में खाद्य की कमी सुरक्षा की ओर ले जाएगी। तो यहाँ पर आपका पहला तीसरा कथन सही है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 22वें का ए वाला। परिच्छेद आपका 18वां है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजनीतिक सिद्धांतकारों को अन्याय जैसे कि अस्पृश्यता के इतिहास को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐतिहासिक अन्याय की अवधारणा में अनेक प्रकार के ऐतिहासिक अपकारों को विचार में लिया गया है जो किसी न किसी रूप में वर्तमान में भी हो रहे हैं और उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी ही है कि उनमें सुधार न हो पाए। सुधार न होने देने के पीछे दो कारण कहे जा सकते हैं। एक तो यह कि केवल इतना ही नहीं कि अन्याय की जड़ें इतिहास में इतनी गहरी जमी हुई हैं, बल्कि अन्याय स्वयं भी शोषण की आर्थिक संरचनाओं, भेदभाव की विचारधाराओं और प्रतिनिधित्व की रीतियों को संरचित करता है। दूसरा यह है कि ऐतिहासिक अन्याय की कोटि आमतौर पर बहुत से अपकारों जैसे कि आर्थिक वंचन, सामाजिक भेदभाव और मान्यता के अभाव के आर पार फैली होती है। यह कोटि जटिल होती है केवल इसलिए नहीं कि इसमें बहुत से अपकारों के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं होती, बल्कि इसलिए कि किसी न किसी अपकार की आमतौर पर भेदभाव की प्रवृत्ति दूसरे अपकारों से आंशिक रूप में स्वायत्तता हासिल कर लेने की होती है और यह भारत में सुधार के इतिहास से सिद्ध हुआ है। 23वां प्रश्न है अब आपका इससे, इस परिच्छेद से कौन सा मुख्य विचार अनुगत होता है? पहला है, भारत में अस्पृश्यता को राजनीतिक सिद्धांतकारों ने गंभीरता से नहीं लिया है। सेकंड है, ऐतिहासिक अन्याय किसी भी समाज में अपरिहार्य है और सुधार से सदैव परे है। अपरिहार्य का मतलब क्या? नेचुरल है। देखिए ये बात यहाँ पर नहीं कही गई है कि ऐतिहासिक अन्याय अपरिहार्य है, नेचुरल है, यानी ये हो इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है, ये बिल्कुल बात यहाँ पर नहीं कही गई है। तो बी वाला तो होगा ही नहीं। सी है, सामाजिक भेदभाव और वंचन की जड़ें दोषपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में है। देखिए दोषपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में ही नहीं है बल्कि समाज में भी है, जैसा कि आपके परिच्छेद में कहा गया। तो सी वाला भी यहाँ पर नहीं होगा। ऐतिहासिक अन्याय की प्रत्येक अभिव्यक्ति का सुधार करना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। देखिए परिच्छेद के संदर्भ में अगर आप देखें तो ऐतिहासिक अन्याय की अवधारणा की प्रत्येक अभिव्यक्ति में सुधार असंभव यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसे सुधार भारत में भी हुए हैं, लेकिन कठिन जरूर है। कठिन होने का रीजन क्या है? इसके दो कारण भी बताए गए हैं, क्योंकि अन्याय की जड़ों का इतिहास काफ़ी गहरा है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ऐतिहासिक अन्याय की कोटि आर्थिक वंचन, सामाजिक भेदभाव और मान्यता के अभाव के आर पार फैली है। तो यहाँ पर आपका डी वाला कथन जो है ये ज़्यादा सटीक है, ए वाला भी इतना नहीं है। तो आंसर होगा 23 का डी वाला। 24वां प्रश्न है अब आपका, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहला है यहाँ पर, आर्थिक भेदभाव मिटा देने से सामाजिक भेदभाव मिटता है। ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल गलत है ये। सेकंड है, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था ऐतिहासिक अपकारों के सुधार का सबसे अच्छा मार्ग है। यहाँ पर कहीं भी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की बात नहीं हो रही है, तो ये सेकंड वाला भी नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों ही कथन गलत हैं। तो आंसर है यहाँ पर आपका डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। अगला परिच्छेद है अब आपका, शिक्षा जीवन में महान बदलाव लाने की भूमिका निभाती है। खासकर इस तेजी से बदलते हुए और वैश्वीकरण की तेज गति वाले विश्व में विश्वविद्यालय बौद्धिक पूंजी के अभिरक्षक
और संस्कृति तथा विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान के प्रवर्तक हैं। संस्कृति चिंतन की क्रियाशीलता और सौंदर्य तथा मानवीय भावनाओं की ग्रहणशीलता होती है। केवल बहुत सी जानकारियों से युक्त व्यक्ति ईश्वर की धरती पर सिर्फ एक उबाऊ इंसान भर है। यानी ध्यान देना, केवल बहुत सी जानकारियों से युक्त जो व्यक्ति है ये ईश्वर की धरती पर सिर्फ एक उबाऊ इंसान भर है। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति तैयार किए जाएं जिनके पास संस्कृति और विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान दोनों हों। उनका विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा और उनकी संस्कृति उन्हें दर्शन की गहराइयों और कला की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। साथ मिलकर यह मानवीय अस्तित्व को अर्थ प्रदान करेगा। 25वां प्रश्न है अब आपका इससे। उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहला है यहाँ पर, सुशिक्षित व्यक्तियों से रहित समाज आधुनिक समाज में रूपांतरित नहीं हो सकता। सेकंड, संस्कृति अर्जित किए बिना किसी भी व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण नहीं होती। देखिए यहाँ पर अगर आप परिच्छेद देखें तो परिच्छेद में कहा गया है कि समाज को आधुनिकता में रूपांतरित करने के लिए व्यक्तियों का सुशिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। और दूसरी ओर यहाँ पर यह भी है कि किसी भी व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण करने के लिए संस्कृति और विशेषज्ञता ये दोनों होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला कथन भी आपका सही है, पहली पूर्व धारणा भी यहाँ पर सही है और सेकंड वाली पूर्व धारणा भी सही है। तो आंसर होगा यहाँ पर सी, 1 और 2 दोनों। अगला परिच्छेद है अब आपका, मृदा जिसमें हमारे लगभग सभी खाद्य पदार्थ उगते हैं एक जीवंत संसाधन है। इसके बनने में वर्षों लगते हैं तथापि यह मिनटों में नष्ट हो सकती है। प्रतिवर्ष 75 अरब टन उर्वर मृदा क्षरण के कारण नष्ट हो जाती है। यह चिंताजनक है और केवल खाद्य उत्पादकों के लिए ही नहीं, मृदा विशाल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन के रूप में रोके रख सकती है और वायुमंडल में उन्मुक्त हो जाने से बचाए रख सकती है। 26वां प्रश्न है अब आपका इससे। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहला है यहाँ पर, बड़े पैमाने पर मृदा का क्षरण विश्व में व्यापक खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारण है। देखिए यहाँ पर खाद्य सुरक्षा की तो बात ही नहीं हो रही है, समझ रहे हैं आप। यहाँ पर पैराग्राफ में कहीं भी खाद्य सुरक्षा की बात ही नहीं हो रही है, तो आपका पहला वाला तो कथन अपने आप गलत हो जाएगा। मृदा का क्षरण मुख्यतः मानवोद्भिक है। देखिए यहाँ पर मुख्यतः लगा हुआ है, मुख्यतः लगा होने से क्या हो जाएगा, केवल और केवल मानवोद्भिक कारण ही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। थर्ड है यहाँ पर, मृदा के धारणी प्रबंधन से जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद मिलती है। देखिए यहाँ पर जो अंतिम लाइन है, अंतिम लाइन में साफ साफ कहा गया है कि मृदा विशाल मात्रा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन के रूप में रोके रख सकती है और वायुमंडल में उन्मुक्त हो जाने से बचाए रख सकती है। कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या है कि मृदा के धारणी प्रबंधन से क्या होगा, जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला कथन इससे कोरिलेट आप कर लीजिए, तो आपकी ये पूर्ण धारणा यहाँ पर तैयार हो रही है। तो आंसर है यहाँ पर आपका 26वें का बी। 21वां परिच्छेद है अब आपका, असमानता न केवल दिखाई देती है बल्कि अनेक उदाहरणों में सांख्यिकीय रूप से मापी जा सकती है, किंतु इसे संचालित करने वाली आर्थिक शक्ति ना तो दिखाई देती है और ना ही मापी जा सकती है। गुरुत्व बल की ही तरह शक्ति असमानता का संघटक सिद्धांत है, चाहे वह आय या संपत्ति, लिंग, वंश, धर्म और क्षेत्र किसी की भी हो। इसके प्रभाव सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से दिखते हैं, किंतु जिन रीतियों से आर्थिक शक्ति दृश्यमान आर्थिक चरों को तोड़ती मरोड़ती है वे अदृश्य रूप से अस्पष्ट बने रहते हैं। 27वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। कौन कौन सी बनाई गई हैं? पहला है यहाँ पर, किसी समाज में असमानता के होने के लिए आर्थिक शक्ति ही एकमात्र कारण है। देखिए ये बिल्कुल गलत है। किसी समाज में असमानता के होने के लिए केवल आर्थिक शक्ति ही यहाँ पर एकमात्र कारण नहीं है। तो यहाँ पर आप पहला वाला कथन तो आपका गलत हो गया। सेकंड है, आय, संपत्ति आदि विभिन्न प्रकार की असमानता शक्ति को सुदृढ़ करती है। देखिए आय संपत्ति नहीं बल्कि यहाँ पर लिंग, वंश, ये सब जो है कहीं ना कहीं ये सब इसके संघटक सिद्धांत है और ये सब इसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं असमानता शक्ति को सुदृढ़ करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। अगला है, आर्थिक शक्ति को प्रत्यक्ष आनुभविक विधियों की अपेक्षा उसके प्रभावों के माध्यम से बेहतर विश्लेषित किया जा सकता है। हाँ, ये वाला कथन यहाँ पर सही है। परिच्छेद के संदर्भ में किसी समाज में अगर आप देखें तो असमानता होने के कई कारण हैं और इसलिए आर्थिक शक्ति को एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे केवल आपका थर्ड वाला जो कथन है ये आपका इससे सही निकल रहा है कि यहाँ पर
आर्थिक शक्ति को प्रत्यक्ष आनुभविक विधियों की अपेक्षा उसके प्रभावों के माध्यम से बेहतर विश्लेषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर होगा 27वें का यहाँ पर बी वाला। अगला परिच्छेद है अब आपका यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के कारण वास्तव में कुछ पादपों को वर्धन काल अधिक लंबे हो जाने और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मिलने का लाभ पहुंच सकता है, तथापि अपेक्षाकृत अधिक उष्ण विश्व के अन्य प्रभावों जैसे कि नाशक जीव, सूखा और बाढ़ के अधिक हो जाने का हानिकर होना कम हो जाएगा। विश्व कैसे अनुकूलन करेगा? अनुसंधानकर्ता यह अनुमान करते हैं कि 2050 तक मक्का, आलू, चावल और गेहूं इन 4 पण्य वस्तुओं की उपयुक्त शस्य भूमियां बदल जाएंगी। इनसे कुछ जगहों पर किसानों को बाध्य होकर नई फसलों का रोपण करना पड़ेगा। तापन से कुछ कृषि भूमियों को लाभ पहुंच सकता है, कुछ को नहीं। एकमात्र जलवायु ही उपज को निर्धारित नहीं करती, ध्यान देना, एकमात्र जलवायु ही उपज को निर्धारित नहीं करती। राजनीतिक परिवर्तन, विश्वव्यापी मांग और कृषि पद्धतियां इस बात को प्रभावित करेंगी कि भविष्य में कृषि भूमियां कैसा निष्पादन करेंगी। 28वां प्रश्न है आपका, उपर्युक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला है, भविष्य में वे किसान लाभ की स्थिति में होंगे जो अपनी पद्धतियों को आधुनिक बनाएंगे और अपने खेतों में विविध फसलें उगाएंगे। अगला है यहाँ पर, जलवायु परिवर्तन शस्य विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। अगला है, प्रमुख फसलों को नई शस्य भूमियों में स्थानांतरित करने से कृषि के अधीन सकल क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि होगी और इस प्रकार समग्र कृषि उत्पादन बढ़ेगा। डी है आपका, जलवायु परिवर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जो भविष्य में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। देखिए यहाँ पर परिच्छेद में जो सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि भविष्य में वे किसान लाभ की स्थिति में होंगे जो अपनी पद्धतियां जो हैं अपनी पद्धतियों को आधुनिक बनाएंगे और अपने खेतों में विविध फसलों को उगाएंगे। तो यहाँ पर आपका ए वाला कथन आपके परिच्छेद के अकॉर्डिंग यहाँ पर सही है। तो आंसर है यहाँ पर ए। अगला परिच्छेद है अब आपका 23वां परिच्छेद है, चमगादड़ के पंख चमड़ी की परतों की तरह दिखाई दे सकते हैं किंतु अंदर अंदर चमगादड़ की ठीक वैसे ही 5 उंगलियां होती हैं जैसे औरंग उटेन या मनुष्य की होती हैं। साथ ही वैसे ही कलाई होती है। कलाई की हड्डियों के गुच्छ से जो कि बाह की लंबी हड्डियों से जुड़ी होती है। इस बात से अधिक विलक्षण और क्या हो सकता है कि मनुष्य के हाथ जो कसकर पकड़ने के लिए बने हैं, खोदने के लिए बने छछूंदर के हाथ, घोड़े के पांव, सूस के पाद और चमगादड़ के पंख, ये सब एक ही प्रतिरूप में बने हों। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। यहाँ पर एक मतलब कोरिलेट करने का प्रयास किया गया लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। 29वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, उपर्युक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत, वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला है, हाथ की समान संरचना वाली विभिन्न जातियों का होना जैव विविधता का उदाहरण है। सेकंड, विभिन्न जातियां हाथ पैरों का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए करती हैं, यह जैव विविधता का उदाहरण है। अगला है, मनुष्य और उपर्युक्त जंतुओं के हाथ पैरों में समान संरचना का होना क्रम विकास में हुए संयोग का उदाहरण है। मनुष्य और उपर्युक्त जंतुओं के क्रम विकास का साझा इतिहास है। देखिए यहाँ पर अगर आपने थोड़ी सी बायोलॉजी पढ़ी है तो इस तरह का जो एग्जाम्पल है ये क्रम विकास को दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर आपका सी वाला जो आंसर है सही है। मनुष्य और उपर्युक्त जंतुओं के हाथ पैरों में समान संरचना का होना क्रम विकास में हुए संयोग का उदाहरण है। तो यहाँ पर 29वें का आंसर होगा यहाँ पर सी वाला। 24वां परिच्छेद है अब आपका, लगभग 56 मिलियन वर्ष पूर्व अटलांटिक महासागर पूरी तरह फैला हुआ नहीं था और जंतु जिनमें शायद हमारे प्राइमेट पूर्वज भी शामिल थे, एशिया से यूरोप होते हुए उत्तरी अमेरिका तक पूरे ग्रीनलैंड में चलकर जा सकते थे। पृथ्वी आज की अपेक्षा अधिक उष्ण नहीं थी, किंतु जैसे जैसे पुरानूतन युग समाप्त हुआ और आदि नूतन युग प्रारंभ होने लगा, यह और अधिक बल्कि तेजी से और आमूल रूप से उष्ण होने वाली थी। कारण था कार्बन का अति विशाल रूप से भूवैज्ञानिकतः अकस्मात निर्मुक्त होना। पुरानूतन आदि नूतन ऊष्मी महत्व यानी पैलियोसीन ईओसी थर्मल मैक्सिमम या पीईटीएम कही जाने वाली इस अवधि के दौरान वायुमंडल में उतना कार्बन अंतः क्षिप्त हुआ जितना आज मनुष्य द्वारा पृथ्वी के कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस के सारे भंडारों को जला देने पर अंतःक्षिप्त होता है। पीईटीएम लगभग 1.5 लाख वर्षों तक बनी रही जब तक कि कार्बन की अतिशय मात्रा पुनः अवशोषित नहीं हो गई। इससे सूखा, बाढ़, कीट, प्लेग और कतिपय विलोपन हुए। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बना रहा
वास्तव में यह फला फूला, लेकिन इसमें घोर भिन्नता आ गई। 30वां प्रश्न है अब आपका, उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहला है, भूमंडलीय तापन का इस ग्रह के जैव विकास पर प्रभाव पड़ता है। देखिए परिच्छेद में ये बात स्पष्ट कही गई है कि जो भूमंडलीय तापन है वो इस ग्रह के जैव विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो पहला वाला कथन तो सही हो जाएगा यहाँ पर। सेकंड है, भूसंयतियों के पृथक होने से वायुमंडल में कार्बन की विशाल मात्राएं निर्मुक्त होती हैं। यहाँ पर कहीं भी भूसंयतियों का जिक्र नहीं किया गया है कि इनके पृथक होने से वायुमंडल में कार्बन की विशाल मात्राएं निर्मुक्त होती हैं, इनके बारे में कोई चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है। तो सेकंड वाला तो गलत हो जाएगा। अगला है अब आपका यहाँ पर, पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ने से इसके वनस्पति जात और प्राणी जात की संरचना में परिवर्तन हो सकता है। ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपके पैराग्राफ में ये बात कही गई है। वर्तमान मानवकृत भूमंडलीय तापन से अंततः ठीक वैसी स्थितियां हो जाएंगी जैसी 56 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। देखिए ये बात यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं कि वर्तमान में मानव के द्वारा जो किया जा रहा है उससे वही स्थितियां बन जाएंगी जैसी 56 मिलियन वर्ष पहले बनी थी। ये बात हम यहाँ पर इसको नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका केवल पहला तीसरा कथन सही है। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी, 1 और 3। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।